हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एस की मिस्टडी वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा और यहाँ पे आप सभी के लेकर आए सर जो 24 फरवरी के दिन आपका बोर्ड एग्जाम है ना। हाँ गुरुदेव है तो उसके लिए हिंदी का पेपर लेकर आए क्योंकि सर अब हम आपकी बोर्ड की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से करवाने वाले हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एस के मिस्टडी द्वारा। चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो भाई कर लो भाई, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। बिल्कुल गुरुदेव कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ रहा आपका हिंदी का पेपर 25 बोर्ड के लिए। और हाँ, चैनल से जुड़ जाइए क्योंकि अब हम धीरे धीरे आपको लाइव क्लास भी देने वाले हैं। बहुत बेहतरीन तरीके एकदम सुपर लेवल तरीके से तैयारी करवाने वाले हैं। पढ़े वही जो सर बोर्ड में आएगा। देखिएगा, पढ़ा तो सर सब रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे सर यूट्यूब चैनल वाले पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल वहां से पढ़िए। पेपर के लिए सर हम आपके साथ हैं, मैं आपकी पूरी तैयारी करवा दूंगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ। आपका जो पूर्णांक रहेगा 100 नंबर का रहेगा। पास होने के लिए जो आपको नंबर चाहिए वो आपको 33 नंबर चाहिए, 33 नंबर चाहिए। एक चीज और, अगर आप सही समय पे सही चीजें नहीं पढ़ेंगे ना तो बोर्ड में सर बहुत पछताना पड़ेगा। और इसीलिए मैं सर आपके लिए डिजाइन किया हूँ महाभारत बैच। वो महाभारत बैच सर एक ऐसा बैच है, मान लीजिए कल आपका बोर्ड एग्जाम है, आप 2 दिन पहले ज्वाइन कर लो क्योंकि 10 सेट है ना, उसको पढ़ना भी तो पड़ेगा, याद भी तो करना पड़ेगा। उसके वीडियो देखो 2x स्पीड से, उसके बाद उसका पीडीएफ पढ़ लो। वो 10 सेट तैयार कर लेंगे सर, उसके बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। महाभारत बैच को मैंने इस प्रकार से डिजाइन किया क्योंकि सर मैंने उसमें लाइव पेपर सॉल्व किया है, उसका पीडीएफ भी मैं आपको दे रहा हूँ। और ऐसी सब सभी विषय के, चाहे आर्ट हो या साइंस है, सभी विषय का आपको महाभारत बैच मिल जाएगा। आपको सर भरोसा रखिए, आपको सर मैं सिलेक्टेड वाला इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज बना के एकदम पेपर के रूप में सर छपाए हैं। ये सिम गारंटी ले रहा है कि सर आप हर एक प्रश्न को सॉल्व करके आएंगे, ठीक है ना। मैंने हर चीज सिखाया है सर, वो 10 वीडियो एकदम रामबाण है, 10 सेट मैंने सॉल्व कराया है। उसका पीडीएफ भी वहां पे आपको मिल जाएगा। लाइव क्लास चल भी रही है अभी, आपको हम करा रहे हैं सेट बाई सेट चीजें। तो जय महाभारत बैच ज्वाइन करें, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यदि बोर्ड में केवल विद इन 5 डेज में सर, 5 डेज में सर महाभारत बैच कितनी गारंटी है शिवम की कि आप बोर्ड की परीक्षा के 5 दिन पहले ज्वाइन करो, तोड़ दो एकदम। और अगर अभी ज्वाइन किया तो भाई टेंशन फ्री है, फिर महाभारत बैच का पूरा तैयार कर लो, बाकी यूट्यूब पे ही एकदम काम खत्म। तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल एसके मिश्री जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। यहाँ जो आपको समय दिया जाएगा 3 घंटे 15 मिनट का सर आपको समय दिए जाने वाला है। कुछ यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं कि जैसे प्रारंभ के जो 15 मिनट है आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के निर्धारित है। और इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना क्या रहेगा, अनिवार्य और आवश्यक रहेगा, ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ पे आपका सर क्या है, ये आपका यहाँ पे खंड क है सर, क्या है, खंड क है। पहला क का यहाँ पे भाषा युग वासिष्ठ के लेखक है सर। भाषा युग वासिष्ठ के जो लेखक हैं वो कौन भैया, राम प्रसाद निरंजन जो है। भाषा युग वासिष्ठ के लेखक सर कौन है, राम प्रसाद निरंजन जी हैं, ठीक। अगला यहाँ पे प्रश्न है आपका, क्या है, सदल मिश्र की रचना है, जो सदल मिश्र की रचना है वो नासिकेतोपाख्यान है। सदल मिश्र की रचना कौन सी है सर, नासिकेतोपाख्यान है। चंद्रकांता संतति की विधा है, यह एक उपन्यास है। विधा मतलब क्या होता है, प्रकार होता है। तो चंद्रकांता जो संतति है यह कृति की विधा है, मतलब कि कौन सी रचना की विधा है, तो यह एक क्या है, उपन्यास है। अगला यहाँ पे आपके सामने प्रश्न है, क्या है, बाल कृष्ण भट्ट संपादक थे। बाल कृष्ण भट्ट जो संपादक थे भैया हिंदी प्रदीप के थे। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे सर, बाल कृष्ण भट्ट जी थे, बाल कृष्ण भट्ट जी थे। अगले बाद उसके यहाँ पे अंगा वाला है, यहाँ पे 6 हो गया, बड़े आप पे अंगा रहेगा। वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है सर, साहित्य और समाज जो है वासुदेव शरण अग्रवाल की रचनाओं में से एक है। उसके बाद यहाँ पे दूसरे क है, कितनी नाव में कितनी बार काव्य कृति है सर, अज्ञेय की है। कितनी नाव में कितनी बार काव्य कृति किसकी सर, अज्ञेय जी की है। अगला यहाँ पे छायावाद की प्रमुख विशेषता है सर, श्रृंगारिक भावना का पूर्णतः अभाव। क्या है, श्रृंगारिक भावना का पूर्णतः जो भाव है, यह छायावाद की क्या है, प्रमुख विशेषताएं हैं। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष कौन सा है सर, 1951 ईस्वी में दूसरा सप्तक का प्रकाशन हुआ था, याद रखना। दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था सर, 1951 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद यहाँ पे बहुत प्यारा सा प्रश्न आपके बोर्ड में छपने वाला, हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है सर पृथ्वीराज रासो को। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, ठीक। उसके बाद अगला यहाँ पे मैथिली शरगुप्त की काव्य कृति है प्रेमाम्बु प्रवाह। प्रेमाम्बु प्रवाह जो है मैथिली शरगुप्त की क्या है, काव्य कृति में से एक है। तो ये रहा आपका ऑब्जेक्टिव, 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा। उसके बाद 10 नंबर का गद्यांश आएगा। ये जो सर गद्यांश है आपके सर बोर्ड पे एकदम छपने वाला गद्यांश है, यहाँ आप देख सकते हैं सर 10 मार्क्स का है। हम इसको आपको विदाउट पेन एंड पेपर अप्रोच सॉल्व कराएंगे, परेशान मत होइए। मतलब ये आपको सर बिना पेन यूज करिए, बिना दिमाग यूज करिए, आप आंसर दीजिए कैसे। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग इसको। महात्रिभुवन पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हूँ और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है।
पृथ्वी और जन दोनों के समन्वय से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में क्या है? पृथ्वी के पुत्र हैं। सबसे पहले मैं आपसे पूछूं, ये कहाँ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है? तो यहाँ पे आपका देखेंगे तो मातृभूमि शब्द है, राष्ट्र शब्द है, पृथ्वी शब्द है, जन शब्द है, ठीक है ना? फिर पृथ्वी शब्द है, फिर मातृभूमि शब्द है। तो ये सर जब ये सब बार-बार रिपीटेड हैं, तो सर लिया कहाँ से गया है? तो लिया गया है राष्ट्र के स्वरूप से। कहाँ से लिया गया है? राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। जब आपको ये शब्द दिखाई दे मातृभूमि, राष्ट्र, पृथ्वी, जन, हाँ, मातृभूमि, तो जब आपको ये शब्द आपको दिखाई दे तो कहाँ से लिया गया? राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। और इसके जो लेखक सर कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल है। कौन है भैया? वासुदेव शरण अग्रवाल भाई साहब है। कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल भाई साहब। तो यहाँ पे लिखेंगे उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। तो प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप है और इसके जो लेखक है, रचयिता हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल है। कौन है भैया? वासुदेव शरण अग्रवाल है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या में कुछ होता नहीं, मैं आपको बता दूं, बहुत सिंपल भाषा में आपको समझना है, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है क्योंकि टाइम नहीं है। टाइम कम है तो सर अच्छा नंबर स्कोर करना है, तो दिन आपको दिमाग नहीं लगाना है। केवल आपको क्या करना है, यही जो है इसी ये जो लाइन है आपको सेम टू सेम छाप देंगे, तो एग्जामिनर आपको देने वाला है सर 1 नंबर। अगर आप थोड़ा इसको बढ़ा-चढ़ा के लिख देंगे तो आपको एग्जामिनर देगा कितना? 2 नंबर। ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे कि जिस प्रकार माता हमें जन्म देती है, पालन-पोषण करती है, हमें प्यार करती है, उसी प्रकार पृथ्वी हमें अन्न देती है। पृथ्वी एक माता के ही समान हमारा क्या करती है? पालन-पोषण करती है, अतः पृथ्वी एक माता के समान है और मनुष्य सच्चे अर्थों में क्या है? पृथ्वी का पुत्र है या पृथ्वी के क्या है? पुत्र हैं। उसके बाद यहाँ पे अगला प्रश्न है, राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है? राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है? तो यहाँ पे देखना, राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है? पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना क्या है सर? संभव है। तो आपने कोई इसमें दिमाग लगाया क्या? कुछ किया क्या? नहीं सर। हर चीज़ का आपको आंसर इसी में मिल जाएगा। अलग से आपको कुछ भी करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, ठीक है ना? अगला यहाँ पे आपका, पृथ्वी और जल दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? पृथ्वी और जल दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? तो पृथ्वी और जल दोनों मिलकर राष्ट्र का स्वरूप बनाते हैं। देखिए, पृथ्वी और जल दोनों के समन्वय से यानी दोनों मिलकर राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है, यानी कि राष्ट्र का स्वरूप बनाते हैं, ठीक? बस दैट्स ऑल मैटर। उसके बाद अगला यहाँ पे है, क्या है? यहाँ पे आपका प्रश्न है कि पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है? तो पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा जन के कारण प्राप्त करती है। इसको कैसे देखेंगे? देखिए यहाँ पे, पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है? तो देखिए यहाँ पे प्रश्न का उत्तर यही है, जन के कारण पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। जन के कारण पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, ठीक ना? उसके बाद यहाँ पे क्या है आपका पद्यांश है। ये पद्यांश 10 नंबर का है। कितने नंबर का है? 10 मार्क्स का ये सर हमारा पद्यांश बोर्ड में छपने वाला है। क्या यहाँ पे? आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वस्त्र है विजय आसीन, है बंधे नर के करो में वारी, विद्युत भाप फूक मुँह पर चढ़ता, उतरता है पवन का ताप, है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांग सकता नर सरित गिरि सिंधु एक समान। ठीक। अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे सर? संदर्भ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? संदर्भ लिखेंगे। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। उपयुक्त पद्यांश का क्या लिखेंगे? संदर्भ लिखेंगे। यानी ये कहाँ से लिया गया है, इसके सर लेखक या फिर कवि कौन है? प्रस्तुत पद्यांश के पाठ का शीर्षक अभिनव मनुष्य है और इसके रचयिता या कवि का नाम क्या है? रामधारी सिंह दिनकर है। कौन है भैया? रामधारी सिंह दिनकर है। ठीक। उसके बाद यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। क्या यहाँ पे करना है? रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। रेखांकित अंश कहाँ से कहाँ तक है? थोड़ा ध्यान दीजिए। आज की दुनिया विचित्र नवीन, आज की दुनिया विचित्र नवीन, केवल आपको इसी को क्या करना है सर? बढ़ा चढ़ा के लिख देना है, काम खत्म हुआ। आपको फुल मार्क्स आपको मिल जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि दिनकर जी कहते हैं कि आज की दुनिया नवीन और विचित्र है, यानी नई और विचित्र है। वैज्ञानिक प्रगति के परिणाम स्वरूप आज मनुष्य ने प्रकृति पर सर्वस्व विजय प्राप्त कर ली है और वह इतना साधन संपन्न हो गया है कि प्रकृति को भी अपने अनुकूल बना लिया है और वैज्ञानिक युग में आज मनुष्य पूर्णतः शक्तिशाली हो गया है। ठीक। उसके बाद यहाँ पे अगला प्रश्न है, क्या है यहाँ पे कि आज के मनुष्य ने किस पर विजय प्राप्त कर ली है? तो वैज्ञानिक प्रगति के कारण परिणाम स्वरूप आज मनुष्य ने प्रकृति पर सर्वस्त्र विजय प्राप्त कर ली है। किसके हुक्म पर पवन का ताप चढ़ता है उतरता है? तो वैज्ञानिक युग के अभिनव मानव के हुक्म पर
पवन का ताप उड़ता चढ़ता है और क्या होता है सर, उतरता है। ठीक, अगला है यहाँ पे आपका कि है नहीं बाकी कहीं व्यवधान से क्या आशय, मतलब क्या आप समझते हैं। तो वैज्ञानिक प्रगति के कारण आज का मनुष्य इतना साधन संपन्न हो गया है कि उसके सामने किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं है। वह बिना किसी व्यवधान के सारी बाधाओं को क्या कर सकता है, लांघ सकता है। क्या करता है, पार कर सकता है या फिर लांघ सकता है। ठीक, बहुत प्यार से समझिए यार, दिमाग में स्ट्रेस नहीं लेना है। आप बेफालतू में परेशान होते हैं, हमें परेशान किया जाता है। आप ये बताइए, अब सब 2-2 3-3 घंटे का आप लोग लेक्चर देख रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं होगा। कम टाइम में ज्यादा बूम करना है, टाइम नहीं है। जितना टाइम आप बर्बाद करेंगे सर, उतना ही ज्यादा आप बर्बादी के कारण बनेंगे। सर बहुत ज्यादा आई फाई बाई नहीं करना है, बहुत सिंपल तरीके से छोटा कस्टमाइज करके वो पढ़ लो जो आपके बोर्ड में आएगा। मैं आपको बोला था, देखिए ठीक है अपने तो उतने बड़े नहीं हैं, लेकिन जो भी आप लोग प्यारे-प्यारे बच्चे हैं ना, कसम से आप लोगों की सेवा में हमेशा हमेशा ये शिवम तत्पर रहेगा। मैं यूट्यूब पर पूरे यूट्यूब पे जाके आप छान मारो जितने भी यूट्यूबर हैं, मैं बोला था, जितने भी यूट्यूब पे टीचर हैं यार, टीचर के नाम पे हम क्या ही बोले यार किसी को यार, खुद को पढ़ना तो है नहीं, चीज़ें करना है नहीं, मतलब जो भी आते हैं बक देते हैं। मैं बोला था कि कुछ मत करो, जो मैं ये मॉडल पेपर दे रहा हूँ, इसी को यूपी बोर्ड डाउनलोड करेगा, डेट डालेगा, अपलोड कर देगा और वही चीज़ें हुई। नहीं भरोसा है तो मॉडल पेपर कल जारी हुआ है, परसों जारी हुआ था और आज से 1 महीने पहले ही मैं वो वीडियो बनाया हूँ, सारे मॉडल पेपर के, जाके आप देख लीजिए। तब तो भरोसा करेंगे ना। हम आपको सर गुमराह नहीं करते। कसम सर मैं तो चाहता हूँ कि सर जो मैंने तकलीफ झेली है वो आपको ना दें और स्ट्रेस बिल्कुल आप ना लीजिए। ज़िम्मेदारी मेरी है पास कराने की। आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा। तो निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। इसलिए मैं आपके लिए महाभारत बैच डिजाइन किया हूँ। मैं चैलेंज करता हूँ कि हमारे 3 सब्जेक्ट के आपके पेपर केवल वही रटना है। फिजिक्स केमिस्ट्री में हम आपको पेपर और अपना नोट्स 1 शॉर्ट वीडियो 1 घंटे में 1 चैप्टर पूरा पढ़ाया गया है, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा गया, उसको और पेपर तैयार कर लो। ये स्वयं चैलेंज करता है सर, हर एक सवाल करके आओगे। ठीक, चैलेंज सर करते यूट्यूब पे चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन आपको वो चीज करना है। तो महाभारत बैच में वो सब कैपेसिटी है, मैं लाइव लेके आया हूँ, सब पढ़ा रहा हूँ। उसको मैंने अभी लॉन्च किया, लेकिन काम सर हम पिछले 6 महीने से कर रहे हैं उस पे। ठीक है, तो सर हम ना भले इतने दिन आपके लिए कुछ नहीं लाए थे, क्योंकि उस पे काम होता है सर, तुरंत ऐसे नहीं आके दे दिया जाता। आप देखेंगे कोई चीज लॉन्च होता है तो तुरंत आपको सर डिलीवर नहीं होता, उसके ऊपर काम किए। और कसम से हम आप लोगों का जो सर ये भरोसा प्यार है ना, इतने बच्चे ज्वाइन कर लिए हैं कि हम कभी सोचे भी नहीं थे, काउंट तक नहीं किए थे कि सर इतने बच्चे कैसे मतलब विद इन 10 डेज में ज्वाइन हो जाएंगे। और ये हम पूरा आपको जब बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाएगा, लास्ट पेपर रहेगा, उस दिन सर हम आपके सामने वो सारा डाटा प्रस्तुत करेंगे कि हाँ देखिए ये महाभारत बैच है सर अपनी। और आपने प्यार दिया, आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करूंगा, हमेशा आप लोगों का आभारी रहूंगा। आप भरोसा रखिए, शिवम यूट्यूब और महाभारत बैच दोनों को सर मिक्स करके आपकी पूरी तैयारी करवा देगा, ये प्रॉमिस कर रहा है शिवम। ठीक है ना, पढ़े वहीं जो बोर्ड में आएगा। टाइम खत्म है तो हम टाइम के हिसाब से ही आपको चीजें पढ़ा रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे आपका है अगला प्रश्न, क्या है आपका, देखिएगा यहाँ पे प्रश्न है 5 का क, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द 80 शब्दों में इसको आंसर देना है। 3 इंपॉर्टेंट, मतलब ये हम तो कहते हैं ये 3 तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट शुरू के ही हैं। जैसे प्रोफेसर सुंदर रेड्डी भाषा और आधुनिकता के हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी भैया, सॉरी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कौन है, अशोक के फूल के लेखक हैं। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कौन है भैया, हम और हमारा आदर्श कहते हैं। ठीक है ना, तो इनका संक्षिप्त में करते हैं, बाकी तो आप याद ही कर लिए होंगे, इतना मैं पढ़ा दिया हूँ। तो इनको हम संक्षिप्त में क्या करते हैं सर, सॉल्व करते हैं। ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं, चलिए। इनका जन्म 1931 ईस्वी में हुआ था। प्रसिद्धि मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के रूप में ये इन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त किया था। इनके पिता का नाम क्या था, जैनुलाब्दीन था। इनके माता का नाम असयम्मा था और इनकी शिक्षा इंजीनियरिंग इन्होंने किया था। इनकी लेखन विधा जैसे काव्य है, आत्मकथा है। और इनकी सर भाषा कैसी थी, तो भाषा इनका नोट कर लीजिए, सरल प्रवाहमय बोधगम्य थी। ठीक ना, सरल प्रवाहमय और बोधगम्य थी। इनकी शैली चिंतन परक और आत्मकथात्मक थी। इनकी प्रमुख रचनाएं जैसे इग्नाइट माइंड्स, अनलीजिंग द पावर विद इन इंडिया और माय जर्नी। और इनकी मृत्यु 27 जुलाई सन 1915 ईस्वी में हो गया था। फिर यहाँ पे आपका जो ख वाला है ये आपका आएगा सर कवि पर। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी काव्य कृतियों पर प्रकाश डालिए। अधिकतम शब्द 80 शब्दों में लिखना है। 5 नंबर का सर पेपर में आएगा। सर जयशंकर प्रसाद है, महादेव वर्मा है और कौन है भैया, सच्चिदानंद हीरानंद वासयान बोले तो अज्ञे जी हैं। तो यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जी का लिखेंगे। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30/1/1879 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान काशी। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद और छायावाद किए
प्रवर्तक थे। अगर पेपर में आए जयशंकर प्रसाद किस युग के थे, तो छायावाद के थे। ये पेपर में खूब बनता है। इनकी लेखन विधा काव्य, नाटक, उपन्यास और क्या है सर, निबंध है। इनकी भाषा संस्कृत में खड़ी बोली, शैली प्रबंध काव्य एवं मुक्तक थी। और इनकी प्रमुख रचनाएं नोट कर लीजिए, खुद पेपर में ऑब्जेक्टिव बनता है। कामायनी, आंसू, लहर, झरना, चित्राधार, कानन कुसुम, प्रेम प्रतीक। और इनकी मृत्यु 14/1/1937 ईस्वी में हुआ गया था। अब गुरुदेव कहेंगे सर संक्षेप में, तो भाई मैंने ऑलरेडी इनको कराया भी है, तो इनको थोड़ा याद कर लीजिए, कोई इशू नहीं होगा। मैंने और सेट में करवाई और सारे सेट का मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, वहां से पढ़ लीजिएगा, ठीक। अगला है यहाँ पे आपका जो वो आएगा, छठा वाला प्रश्न जो आएगा वो देखिएगा। 24 फरवरी के दिन हम सब तोड़ के लेके आएंगे, बिल्कुल चिंता ना करो। जो आप डिमांड करेंगे हम वो भी देंगे, कला वालों का भी आएगा, हर चीज आपको हम देने वाले हैं। यहाँ पे है छठा वाला, ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। अधिकतम शब्द 80 शब्दों में आपको क्या देना है, आंसर देना है। अथवा में ये नहीं ये कर सकते हैं, पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। अधिकतम शब्द 80 शब्दों में आंसर देना है। तो बहादुर कहानी का सारांश आप हेडिंग डालिए, इसमें हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखिएगा। बहादुर नेपाल का 12 से 14 साल का एक नाबालिग लड़का है, जो अपनी माँ के गलत व्यवहार से तंग आकर नेपाल छोड़कर शहर चला जाता है। शहर में लेखक की पत्नी निर्मला जी हैं, जो कि अपने से संपन्न रिश्तेदारों के घर पर नौकर से जुटी सुविधाओं को देखकर अपने घर पर भी नौकर रखने का विचार बनाती हैं और बहादुर को नौकर के रूप में घर पर रख लेती हैं। पहले तो बहादुर के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है, लेकिन बाद में बहादुर के साथ मारपीट, देखिए यहाँ पे क्या है, बहादुर के साथ मारपीट, गाली-गलौज और चोरी का इल्जाम भी लगाकर पीटा जाता है, जिसके कारण बहादुर तंग आ जाता है और घर छोड़कर वह भाग जाता है। फिर निर्मला और उनके परिवार बहादुर को ढूँढते हैं, लेकिन बहादुर मिलता नहीं और अब निर्मला और उनके परिवार वाले पछताते हैं और सोचते हैं कि उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, अर्थात हम कह सकते हैं कि अब पछताने से कोई भी लाभ नहीं है, क्योंकि बहादुर घर छोड़कर जा चुका था। बस काम खत्म, ठीक। उसके बाद आपका आएगा सर खंड काव्य। जो खंड काव्य है ये आपको अपने जिले के अनुसार करना है, तो आप अपने जिले के अनुसार कर लीजिएगा। एक आठ खंड काव्य मैं करवा दे रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे है मुक्ति यज्ञ, त्यागपथी, फिर यहाँ पर किसका है सर जी, सत्य की जीत। देखिए यहाँ पे क्या है सर, सत्य की जीत, आलोक वृत्त और श्रवण कुमार खंड काव्य है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, रश्मि रथी। यहाँ पे हम सर एक करवा दे रहे हैं त्यागपथी वाला खंड काव्य, ठीक है ना। तो त्यागपति खंड काव्य के चतुर्थ सर्ग की कथा संक्षेप में लिखना है। चलिए देखते हैं सर जी, त्यागपति का जो चतुर्थ सर्ग था क्या। तो राजश्री बिछड़ी बन न पाने के कारण अत्यंत ही क्षुब्ध रहती है, मतलब दुखी रहती है। वह बराबर इसी प्रयास में रहती है कि किसी प्रकार वह संघ की शरण में चली जाए, और दिवाकर मिश्र उसे नित्य शिक्षा दिया करते हैं। वह एक दिन हर्ष से पूछती है, मतलब खुश होकर पूछती है कि मैं आपके आदेशानुसार गृहस्थ बनकर आज तक राज्य के समस्त कठिन कार्यों को करती रही, निरंतर दिवाकर मित्र जैसे आचार्य का सानिध्य प्राप्त करके भी मुझे शांति नहीं मिल पा रही है। अतः आप मुझे बिच्छुड़ी बनने की आज्ञा प्रदान करें, मतलब भिक्षा मांगने की, क्योंकि हम जाकर अपना भिक्षा मांग मांग के ही अपना घर चलाएं। हर्षवर्धन राजश्री को समझाता है, तुम्हारा त्याग किसी सन्यासिनी से कम नहीं है, मुझे भी राज्य का कोई लोभ नहीं है। मैं भी तुम्हारे साथ सन्यास ग्रहण करने का आश्वासन दिया था। मैंने देश को जीतकर बहुत सी संपत्ति इकट्ठा कर ली और उसे दीन दुखियों में बांटकर तुम्हारे साथ राजमहल में भिखारी बनकर रहना चाहता हूँ। केवल भिक्षावृत्ति ही जीवन का उद्देश्य नहीं है, हृदय का त्याग और निष्प्रियता ही क्या है, आवश्यक है। सबसे पहले यहाँ पे खंड ख है। खंड ख में अब देखेंगे यहाँ पे क्या है, आपका 50 अंकों का आएगा। हमने खंड क को यहाँ पे सॉल्व किया है, अब यहाँ पे पूरा खंड ख है। तो खंड ख की जो शुरुआती दौर होता है, ये आपके 14 नंबर के संस्कृत गद्यांश और पद्यांश होता है। और मैं चाहता हूँ कि सर आप इसमें फुल मार्क्स स्कोर करें, कुछ भी हो जाए पूरा नंबर लाना है। आपको पता है मैंने महाभारत बैच को ऐसे सर डिजाइन किया ना, उसमें 10 सेट दिए हैं। 10 सेट मतलब कि उतने आपके वहां पे गद्यांश भी हो गए संस्कृत के, उतने पद्यांश भी हो गए। चैलेंज सर बाहर नहीं आएगा, बस उसी घोल के पी डालो, बाकी यूट्यूब पे जो क्लासेस आएगी उसको देख लो, काम खत्म। बहुत बच्चे कहते हैं सर गुरुदेव इतना 100 रुपए, देखिए यार कसम से मैं सच सच बता रहा हूँ, मुझे पैसे चाहिए ही नहीं यार। मैं वहां पे सर लाइव आपको एक एक पेपर सॉल्व कराया हूँ, उसका पीडीएफ कंटेंट टीम वहां पे काम करे, टेक्निकल टीम काम करे, वो पैसे मांगते हैं। नहीं देंगे तो बंद कर देंगे। जैसे कल एक थे भाई, वो कहे कि सर इतना इतना इतना, भाई देना पड़ता है सर। नहीं तो मुझे चाहिए नहीं यार, क्या है, क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाए थे। वैसे सर हम यूट्यूब पे अपना दिल खोल के पढ़ाते हैं आप लोगों को, आप लोगों के साथ दिल खोल के पढ़ाते हैं। बहुत लोग आए ऑफर किए, 1.5 लाख ले लो, 2 लाख ले लो, आ जाओ। हमने कहा नहीं भैया मुझे नहीं चाहिए, हमारे जो बच्चों का प्यार है केवल इतना ही सफिशियंट है, बस मुझे आप लोगों का सर सेवा करने का मौका मिलता रहे, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए।
ठीक है ना? आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से बहुत कुछ ईश्वर ने दिया है और आप लोग ऐसे प्यार बना के रखिए, पढ़ते रहिए मन लगा के और कुछ नहीं करिएगा, ठीक है ना? मैं चाहता हूँ सर यूपी बोर्ड में पेपर के मामले में अपना रहे नंबर 1 चैनल था और है रहेगा और आप लोगों के प्यार से, आशीर्वाद से ऐसे ही बनाए रखिएगा और रहेगा, बाकी कुछ नहीं चाहिए, ठीक है ना? बाकी हम सब कब करवा देंगे। यहाँ पे 8 का है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से एक का संदर्भ सहित क्या करिए? हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये आपका 7 नंबर का है। कितने नंबर का है? 7 नंबर। सर है क्या? देखिएगा संस्कृत में सर इतनी हमें ज्ञाता नहीं है, बट कोशिश करेंगे कुछ चीज़ आपको ट्रिक से सॉल्व करा देंगे। जैसे कि यहाँ पे आपका है, बौद्धे युगे इते सिद्धांता से लेकर कहाँ तक है भैया? राजनैतिकम स्वरूपम और गृह गृहतवन्तः तक है यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखना रहेगा, क्या लिखना रहेगा भैया? संदर्भ लिखना रहेगा। क्या लिखना रहेगा? संदर्भ। तो चाहे वो गद्यांश हो, चाहे पद्यांश हो, दोनों का संदर्भ सेम टू सेम रहेगा। बस पाठ का नाम यहाँ पे आप चेंज कर दीजिएगा और यहाँ पे अगर ये संस्कृत का गद्यांश है तो गद्यांश, पद्यांश है तो श्लोक डाल दीजिएगा, बस खत्म। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, ठीक? अब हम कैसे डालेंगे कि पंचशील सिद्धांत से लिया गया है? सर हम कैसे डालेंगे? पंचशील सिद्धांत पाठ से लिया गया है, तो यहाँ पे सिद्धांत शब्द यूज होगा, यहाँ पर भी पंचशील सिद्धांत शब्द यूज होगा। तो ये शब्द जब आपको बार-बार दिखाई दे, तो समझ लीजिए काठा-उठो दिखाई दे दिया गया, तो ये कहाँ से लिया गया है? प्रस्तुत गद्यांश संस्कृत दिनदर्शिका के पंचशील सिद्धांतः पाठ से अवतरित है। अब कोई दिक्कत है का? कोई दिक्कत है का? बस ये तरीका है सर, ये तरीका, ये टिप्स है, ठीक? बताना मत किसी को, बताना मत किसी को। अगला यहाँ पे सर इसका अनुवाद देख लीजिएगा। बौद्ध युग में ये सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन की उन्नति के लिए प्रयुक्त थे, किंतु आजकल ये सिद्धांत राष्ट्रों को पारस्परिक मैत्री और सहयोग के आधार पर तथा विश्व बंधुत्व एवं विश्व शांति के साधन है। राष्ट्र नायक श्री जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री मंत्रिवत काल में चीन के साथ भारत की मैत्री पंचशील सिद्धांतों के आधार पर ही हुई थी, क्योंकि दोनों ही राष्ट्र बौद्ध धर्म की आस्था रखते थे और आधुनिक विश्व में पंचशील सिद्धांतों ने नया राजनीति स्वरूप को क्या किया सर? ग्रहण किया है। उसके बाद यहाँ पे श्लोक है। क्या है सर? श्लोक है, दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित क्या लिखिए? अनुवाद कीजिए, यानी कि एक श्लोक आएगा, उसको करना है क्या? यहाँ पे भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिर्वाण भारती तस्य ही मधुरम काव्यम तस्माद सुभाषितम। अब सर ये पहले कहाँ से लिया गया है? इसको भी हम लोग यहाँ पे आपको सिखा देंगे करने का और लिखने का। तो संदर्भ से कम 2 नंबर का आता है, इससे नंबर लूट लो एग्जामिनर से। यह श्लोक देखिए, यही श्लोक संस्कृत दिनदर्शिका सेम टू सेम है के सुभाष रत्नानी शीर्षक नामक पाठ से अवतरित है। मतलब सब कुछ सेम टू सेम है। यहाँ पे जहाँ पे संस्कृत का गद्यांश होना चाहिए, वहां पे पद्यांश हो गया और यहाँ पे क्या हो गया? पाठ का नाम हो गया और कुछ नहीं है। अब सर कैसे पहचानेंगे? तो यहाँ पे देखिए सुभाषितम यूज किया गया है, भाषा शब्द आया है, तो जब ये शब्द आपको दिखाई दे तो का लिख देंगे भैया? सुभाष रत्नानी शीर्षक पाठ से लिया गया है, ठीक? और अनुवाद करेंगे तो इसमें भाषाओं में संस्कृत सबसे प्रधान और मधुर और अलौकिक है और इसे मधुर उसका काव्य है और उस काव्य से अधिक उसका मधुर उसके क्या है? सुभाषित है। उसके बाद मुहावरे लोकोक्तियां आएंगे सर जी। ये आएगा आपका 2 नंबर का। चार्ट फोड़ेंगे, कर लेंगे, इसको लेके बहुत ज्यादा चिंता मत करिएगा। अंगूठा दिखाना, पहाड़ टूट पड़ना, धूल में मिलाना और पानी पानी होना। अरे गुरुदेव हम तो शर्मा गए। पानी पानी होना अर्थात आपको क्या लिखेंगे यहाँ पे? एक ही सॉल्व करने के लिए दिया है ना, तो वस्तु देने से मुकर जाना। वाक प्रयोग, अरे साहब आपके सामने तो मोहन ने मुझे 1 सप्ताह के लिए पुस्तक ली थी और अब लौटाने के नाम पर अंगूठा दिखा दिया। उसके बाद अपठित गद्यांश, इसको लेके बहुत ज्यादा चिंता मत करना यार। हाँ, भारत बैच में तो बहुत तगड़े तरीके से मैं सॉल्व किया दे करवा दिया, यूट्यूब पर भी करवा दे, काहे के लिए परेशान होते हैं? 5 नंबर फ्री में दिलवा दूंगा, टेंशन ना लेना। सॉल्व करने का तरीका बता देना देंगे, इसको लेके बहुत ज्यादा परेशान मत होना, ठीक? 11 का है, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। 2 नंबर का है, सकल और सकल। तो ये सकल का मतलब होता है संपूर्ण और ये सकल का मतलब होता है खंड होता है, यानी कोई क्या होता है? टुकड़ा होता है। अंश और अंश, अंश मतलब भाग होता है, अंश मतलब क्या होता है? किरण। रिपीटेड होते हैं बार बार यार। उसके बाद है यहाँ पे अगला आपका प्रश्न कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखना है। हरा, मित्र और जलद। तो धरा का मतलब होता है भूमि और पृथ्वी, मित्र का सखा, दोस्त और क्या होता है? सहयोगी। जलज का क्या होता है? कमल, शंख और क्या होता है? आपका मोती होता है। इसको आप नोटेट कर लीजिए, नोट डाउन, ठीक? उसके बाद यहाँ पे आपका निम्नांकित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखिए। 2 नंबर का आएगा, जिसका कहीं भी अंत ना हो उसे क्या कहते हैं सर? अनंत बोलते हैं। जिसका कहीं भी अंत ना हो उसे क्या कहते हैं? अनंत लिखते हैं और जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहते हैं, ठीक? उसके फिर आपके यहाँ पे शुद्ध और अशुद्ध
करके लिखना है भाई साहब, बहुत ही सिंपल है। अच्छा, यहाँ पे महादेवी वर्मा एक प्रसिद्ध कवि कवियत्री हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं महादेवी वर्मा एक प्रसिद्ध कवियत्री लिख सकते हैं। यहाँ पे जो कवि है, यहाँ पे कव जुड़ेगा, ठीक, इसको लिख सकते हैं। या फिर आप विश्ववी कवियत्री बोल सकते हैं। यहाँ पे देखिए कवि हो गया है, ये कवियत्री भी हो जाएगा। तो 2-3 इसके ऑप्शन है। परीक्षा पद्धति बदलना चाहिए, और मैंने अनेकों बार यात्रा की है, और केवल यहाँ 4 पुस्तकें रखी हैं। तो यहाँ पे मैंने अनेक बार, ये सही है। मैंने अनेकों बार यात्रा की, नहीं, अनेकों नहीं, अनेक खुद में एक क्या है, बहुवचन है। अनेक बार यात्रा की है। यहाँ केवल यहाँ 4 पुस्तकें रखी हैं, तो इसका हो जाएगा यहाँ केवल 4 पुस्तकें रखी हैं, ठीक ना? यहाँ पहले आ जाएगा। और यहाँ पे आपका, यहाँ पे प्रसिद्ध कवयित्री कर लीजिएगा। यहाँ पे वी मतलब छोटाई की मात्रा, इसको हटा दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका रस छंद अलंकार आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट भाई साहब है यहाँ पे। 12 का श्रृंगार रस अथवा वीर रस का लक्षण सहित एक उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पे आपका वीर रस है। क्या है वीर रस? परिभाषा: उत्साह नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से वीर रस की दशा प्राप्त होती है, उसे हम लोग कहते हैं वीर रस कहते हैं। उदाहरण के लिए सीधा सिंपल सा है, मंगल सगुन हो ही सब काहू, फरक ही सुखद विलोचन बाहू, भरत ही साहस समाज उछाहू, मिलहि राम मिठई दुख दाहू। हाँ गुरुदेव, यही है एकदम तगड़ा वाला। अगला यहाँ देखिएगा क्या भैया, कि श्लेष अलंकार अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण और उदाहरण लिखिए। सर 2 नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग श्लेष अलंकार को देख लेते हैं। क्या है यहाँ पे श्लेष अलंकार भैया? जहां किसी शब्द के एक बार प्रयुक्त होने पर उसके एक से अधिक अर्थ होते हैं, वहां श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, तारा सुतरनी धूर धरा में लगत जिमी, हारा पर पारा बराबर यो हलत है। उसके बाद यहाँ पे ग वाला है। क्या है यहाँ पे? सोरठा छंद अथवा कुंडलिया छंद का लक्षण और उदाहरण लिखिए। 2 नंबर का पेपर में आएगा। तो सर कुंडलिया छंद होता क्या है? इसकी सबसे पहले परिभाषा देखेंगे। तो ये विषम मात्रिक छंद है, इसमें 6 चरण होते हैं, और प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है? 24 मात्राएं होती हैं। आदि में एक दोहा और बाद में क्या होता है? रोला जुड़कर कुंडलिया छंद बनता है। उदाहरण के लिए यहाँ पे लिखेंगे क्या? साईं बैर न कीजिए, गुरु पंडित कवियार, बेटा बनिता पौरिया, यज्ञ करावन हार। तो ये हमारा क्या हो जाएगा सर जी? कुंडलिनिया हो जाएगा। उसके बाद पत्र लेखन आएगा सर। पत्र लेखन क्या है यहाँ पे? समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर लिपिक के पद पर अपनी नियुक्ति हेतु विद्यालय के प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखिए। अथवा में अगर ये नहीं आ रहा तो ये कर सकते हैं, ऋण प्राप्ति हेतु बैंक के शाखा प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखिए। 6 नंबर का सर आपके पेपर में आया। कितने नंबर का सर? 6 नंबर का। तो मैं आपको करने का तरीका सिखा दे रहा हूँ, इस पे करूंगा। बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए सबसे लिखेंगे पहले सेवा में, भारतीय स्टेट बैंक शाखा प्रबंधक प्रयागराज। फिर विषय जरूर डालेंगे, ऋण प्राप्ति हेतु बैंक के शाखा प्रबंधक को एक आवेदन पत्र। फिर लिखेंगे यहाँ पे महोदय, सेवा में सविनय निवेदन है कि मैं भैया प्रयागराज का निवासी हूँ, मुझे रोज स्वरोजगार करने के लिए बैंक से ऋण चाहिए, क्योंकि मैं ऋण लेकर अपना रोजगार करूंगा, उससे पैसा कमाऊंगा, और फिर जो प्रॉफिट होगा उसी से मैं आपका ऋण भर दूंगा। तो ये सब अपने बातों को बना के यहाँ पे भर देना है एक फॉर्मेट रूप में। फिर बाद में लिख देना लास्ट में, आपसे आग्रह निवेदन करता हूं कि आपका इस प्रार्थना पत्र पर विचार करने की महान, मतलब आप इस प्रार्थना पत्र पर विचार करने की महान कृपा करेंगे। क्योंकि एग्जामिनर ये नहीं पढ़ता, मेन क्या पढ़ता है सर? यही पढ़ता है, ये वाली लाइन पढ़ता है, ये वाली लाइन पढ़ता है, और ये लास्ट में दिखता है, काम खत्म। और यहाँ पे लिख देंगे आप लोग सर जी एक्स वाई जेड नहीं, बल्कि क्या लिख देंगे? अ ब और स। अ ब और क्या लिख देंगे? स लिख देंगे। उसके बाद आपका आएगा निबंध लेखन सर। बहुत ही मैं सिंपल भाषा में सर निबंध बताऊंगा। 9 नंबर का आएगा। किस पर आएगा? निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। मतलब आपको खुद की भाषा शैली में लिखना है। जैसे महाभारत बैच में जो सर हम आपको पेपर सेट दिए हैं ना, सारे निबंध एकदम नेक्स्ट लेवल के मैंने सॉल्व कराए, मतलब एकदम छोटे में तगड़ा, एकदम पॉइंट वाइज बना के। एग्जामिनर कसम सर 1 नंबर नहीं काटेगा, चैलेंज करते हैं। आप वो वाला निबंध लिख के आओ सर, 1 नंबर नहीं काटेगा, जो वहाँ पे मैंने पेपर में सॉल्व कराए हैं। बाकी यूट्यूब पे आएगा, लेकिन सर थोड़ा-सा चीज़ें सब कुछ नहीं मिल पाती ना सर। मान लीजिए पीडीएफ सर कहाँ मिलेगा? वहाँ पे तो सर आप खोल के तुरंत पढ़ना शुरू कर दीजिए पीडीएफ वीडियो देखने के बाद। फिर हम कह रहे वीडियो आपको मिल भी जाएगी यूट्यूब पर, लेकिन पीडीएफ कहाँ मिलेगा? पीडीएफ आपको एप्लीकेशन के अंदर ही मिलेगा। उसको डाउनलोड कर प्रिंट आउट करा लीजिए ना। चलिए, यहाँ पे क्या है आपका राष्ट्रीय एकता वर्तमान समय की अनिवार्य आवश्यकता, आतंकवाद की समस्या कारण और समाधान, पर्यावरण प्रदूषण और निवारण के उपाय, आधुनिक शिक्षा पद्धति की दिशा और दशा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, हम लोग अपना हेडिंग बनाएंगे आतंकवाद की समस्या, कारण और समाधान। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रस्तावना डालेंगे, आतंकवाद का अर्थ क्या होता है, उसको यहाँ पे जो भी आपको समझ में आएगा खुद से यार, खुद से बता देना आतंकवाद क्या होता है क्या नहीं होता।
उसके बाद क्या-क्या कारण और उद्देश्य हो सकते हैं, जो दूसरे देश के लोग होते हैं वो हमला करवाते हैं ताकि हमारे यहाँ से मिसाइल खरीदा जा सके, तो ये आप इसके यहाँ पे कर सकते हैं। फिर यहाँ पे भारत में आतंकवाद कब-कब यहाँ पे अटैक हुआ था, कैसे फैल रहा है, कौन फैला रहा है, क्या राजनीति इसमें की जा रही है, तो ये सब इसमें छाप देंगे अपने से बना के। फिर आतंकवाद के क्या-क्या उपाय हैं, कैसे हम लोग बंद कर सकते हैं टेररिज़्म को, इसको आपको लिखना है। फिर लास्ट में लिखेंगे उपसंहार मतलब कैसे बचा जा सकता है, इसके क्या निवारण है, क्या-क्या हानियाँ, ये सारा यहाँ पे आप दे सकते हैं। तो ये रहा आपका क्लास 12 हिंदी का 24 फरवरी के लिए एकदम छपरे वाले सब पेपर जो मैं आपको करवा रहा हूँ। नोट करते चले जाइएगा, एकदम पढ़ते चले जाइए, काम खत्म हो, ठीक है ना? बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिएगा, ये सिर्फ़ गारंटी ले रहा है कि मैं पूरा आपको करवा दूँगा। ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ। आपको क्या करना है, बढ़िया आना है, खोल के देखना है, पढ़ना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना? ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय-बाय। लेकिन हाँ, महाभारत बैच अगर नहीं किया जॉइन, जॉइन कर सकते हैं। ₹101 में सभी सब्जेक्ट के हम सब पेपर सेट वहाँ पे सॉल्व करा रहे हैं। बाहर से आने वाला नहीं, परेशान मत होना, भरोसा रखिए। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल एसके मिश्र जॉइन कर लीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय-बाय।